देश ईरान के विदेश मंत्री अरागची भारत दौरे पर हैं और अमेरिका के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची का यह पहला भारत दौरा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन और हॉर्मुज संकट के बीच अरागची का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। साथ ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत दौरे पर हैं। दरअसल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए लावरोव और अरागची भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भारत, रूस और चीन ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है, तो वहीं ईरान, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र नए मेंबर हैं। लेकिन अहम यह है कि जिस तरीके की टेंशन इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही है, ऐसे में अरागची का भारत आना, क्या इसके मायने निकाले जाएं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बातचीत करना, क्या इससे इतर भी कोई बातचीत हो सकती है, क्या युद्ध से जुड़ी हुई भी कोई बातचीत हो सकती है, इसका क्या मतलब अजीत जी निकाला जाए। अरागची, मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में जब से जंग छिड़ी हुई है तब से शायद पहला किसी देश का दौरा वो कर रहे होंगे। और दौरे उन्होंने किए हैं। एक इस बात को, इसमें खास बात यह है कि वो चीन होकर के आए हैं, मतलब चीन गए और उसके तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भी चीन गए हैं। तो वो एक अलग पहलू है जो चीन का और ईरान का संबंध है। और अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान का एक जहाज जो है, मिलिट्री का जहाज, वो नूर खां एयरबेस पर पाकिस्तान में खड़ा था, ईरान का जहाज। तो ईरान का जहाज पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और ईरान के विदेश मंत्री चीन गए और अमेरिका के राष्ट्रपति चीन पहुंचे। वो एक अलग एंगल है। वहां से भारत आए हैं अरागची जो है। अरागची लगातार देशों के दौरे करें और रूस भी होकर के आए हैं, और वो जो पश्चिम एशिया का संकट है उसको लेकर के एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईरान पहले दिन से, युद्ध जब से शुरू हुआ तब से ईरान कह रहा है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है, तो भारत अभी पश्चिम एशिया के हालात में इंटरवेन करे, वो उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करे। अब भारत की दुविधा यह है कि हस्तक्षेप करने के लिए उसमें क्या है, कैसे हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, बातचीत के जरिए सुलझाइए। इससे ज्यादा भारत एक तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो देश आए हैं ब्रिक्स को, इस पर सारी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि आगे हम लोग ब्रिक्स की फुल फ्लेज्ड बैठक होस्ट करने वाले हैं। तो विदेश मंत्रियों की बैठक है जिसकी अध्यक्षता जयशंकर कर रहे हैं। लेकिन साल के अंत में जब ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, ब्रिक्स प्लस बल्कि कहें, इसमें तो अब जो नए देश आपने बताया जो जुड़ गए, अब तो ब्रिक्स के साथ पहले 5 ही देश थे, अब और देश जुड़ गए हैं, उनकी बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये भारत के ऊपर एक सवाल रहेगा। भारत की भूमिका को अंडरलाइन करने की कोशिश होगी कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के नाते भारत, जो क्षेत्रीय स्थिरता है, जो क्षेत्रीय भू राजनीतिक स्थितियां हैं, उसमें भारत क्या स्टैंड लेता है। आज जब बात करेंगे प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों से और जयशंकर का जब संबोधन हम लोग सुनेंगे, तो एक साफ होगा कि भारत इसमें क्या स्टैंड ले रहा है, जो अभी भू राजनीतिक स्थितियां हैं। और खासतौर से होर्मुज की खाड़ी को खोलने के लिए, देखिए ईरान के अपने कंसर्न्स हैं, ईरान के ऊपर जो हमले हुए वो अपने कंसर्न हैं, लेकिन होर्मुज की खाड़ी का बंद होना सबसे ज्यादा भारत के लिए चिंता की बात है। तो उसमें कैसी व्यवस्था बनती है, ये इसको हम लोग वॉच करेंगे 2 दिन के कह रहे हैं। और राहुल जी, ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका और चीन जैसी जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके पास अपने ऊर्जा के स्रोत भी बहुत हैं और उसके बाद उनके भंडारण की व्यवस्था भी बड़ी है। समस्या वहां पैदा होती है जहां पर भारत तेल भी आयात कर रहा है, गैस भी आयात कर रहा है, उसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आयात कर रहा है और वहां पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत और ईरान के बीच में अगर या यूं ब्रिक्स सम्मेलन के ही तहत मैं कहूं कि अगर कुछ बेहतर कदम हो सकता है तो वो ये कि ग्लोबल मंच के जरिए एक ऐसा संदेश आए जहां से हॉर्मुज स्ट्रेट को निर्बाध रूप से खोला जा सके। देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें 2 मतलब या 3 देश में ऐसे कहूँ कि एक तो रूस, एक चीन और एक जो है ब्राज़ील, ये ऐसे देश हैं जो कि ना केवल मिलिटरीली बहुत पावरफुल हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल हैं भारत के साथ साथ। तो ऐसे में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 3 बिलियन से ज़्यादा लोगों, 3 बिलियन प्लस लोगों को रिप्रेजेंट करता है और इकोनॉमिकली ये एक बड़ा वो है। और डी-डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे जोड़ के ब्रिक्स को ज़रूर देखा जाता है। तो ऐसे में एक ऐसी फोरम है जो कि यूरोप से या फिर वेस्ट से बिल्कुल अलग है और ये कहा जा सकता है कि वेस्ट के पैरेलल एक कहीं ना कहीं एक संस्था है जिसमें लोग जो है अपनी बात या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। और तो ऐसे में ये भी बात है कि चीन और रूस के जो रिश्ते ईरान से हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं इस फोरम में कि वो ईरान को किसी तरह से समझाएं कि हॉर्मुज की खाड़ी को कैसे खोला जा सकता है या ईरान के साथ बातचीत उस समय हो। चीन का प्रॉब्लम इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ईरान जो है वो चीन को जो पहले समुद्र के रास्ते से सप्लाई करता था, आजकल लैंड से सप्लाई जो है वो करने लग गया है। तो
वो चीन का बहुत बड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीन की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी है, इस तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट उसी की है। तो ऐसे में उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हरमुज की खाड़ी जो है खोली जाए ताकि ज़्यादा उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सकें। तो सब लोगों का यहाँ पे चिंता का विषय है। दूसरा, रूस और जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उससे भी ऐसा नहीं है कि उससे प्रॉब्लम्स नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं देशों को हो रही हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा इशू है जिस पे बात